जल्दी से मुझे ये ताला बना कर दो, बहुत जल्दी, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। बाबा आप शांत हो जाइए, बस थोड़ी देर यहाँ खड़े रहिए, मैं अभी बना देता हूँ। रघुवीर जल्दी जल्दी ताला बनाने लगता है। तभी वो व्यक्ति पीछे भागने लगता है। नहीं, वो आ गया, मुझे जाना होगा। अरे बाबा रुकिए तो, ताला तो लेते जाइए। वो व्यक्ति उसी तेजी से भाग जाता है। तभी रघुवीर उस ताले को उठाकर गौर से देखता है और सन्न रह जाता है। ये निशान, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा सालों पहले उस रहस्यमय आदमी के पुराने ताले पर था। वो भी ऐसे ही हड़बड़ी में उसे मेरे पास छोड़ गया था। आखिर ये माजरा क्या है? कुछ समय पहले सूर्यगढ़ राज्य का एक शांत सवेरा, रघुवीर अपने पुराने घर के आंगन में बैठा ढेर सारे पुराने ताले और चाबियां समेट रहा था। तभी उसकी पत्नी छाया वहीं पास में खड़ी उसे देख रही थी। ये क्या जी, आप ये पुराने और जंगल के ताले इतने सारे यहाँ क्यों रखे हैं? इन्हें कबाड़ में क्यों नहीं डाल देते? छाया उन्हें रहने दो, ये सिर्फ ताले नहीं मेरे काम की यादें हैं। और सच कहूं तो पुराने तालों को कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक ताले के पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। यहाँ पर आपकी बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, अब काम पर जाइए, पर ध्यान से, शाम को जल्दी लौट आइएगा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ठीक है, मैं निकलता हूँ। रघुवीर अपना थैला उठाकर दुकान की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में उसे गांव के दो लोग भोलू और माधव आपस में खुसुर पुसुर करते दिखाई देते हैं। माधव, सुना है तुमने? पूरे सूर्यगढ़ में राजमहल का वो पश्चिम हिस्सा सबसे रहस्यमय जगह है। कई सालों से वहां सिर्फ अंधेरा रखा गया है, किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। हाँ भाई, और अजीब बात तो देखो, हर साल एक तय रात को राजा अकेले उस डरावने हिस्से में जाते हैं और अगली सुबह जब लौटते हैं तो बेहद कमजोर हालत में होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज वही भयानक रात है। जैसे ही माधव ने उस जगह का जिक्र किया, अचानक मौसम बदल गया और धूल भरी तेज आंधी चलने लगी। अरे ये कैसी मनहूस आंधी चलने लगी? उस जगह का नाम लेते ही मंजर इतना भयानक हो गया। भागो यहाँ से माधव, भागो। दोनों गांव वाले डर के मारे वहां से भाग खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजमहल के अंदर राजा चंद्रदेव अपने कक्ष में अकेले और बेहद परेशान बैठे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे इतना खौफ महसूस हो रहा है, पर ना चाहते हुए भी आज मुझे उस पश्चिमी हिस्से में जाना ही पड़ेगा। हे ईश्वर, ये रात आती ही क्यों है? इसका नाम सुनते ही मेरे शरीर से पसीने छूटने लगते हैं। जैसे ही रात की पहली घड़ी शुरू होती है, राजा चंद्रदेव महल के पिछले रास्ते से निकलने लगते हैं। तभी उनके मंत्री और कुछ सैनिक सामने आ जाते हैं। महाराज, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? कम से कम मुझे तो अपने साथ ले चलिए। इस तरह आधी रात को आपका अकेले जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो मंत्री जी, आप लोग यहीं रुकिए। आप में से कोई भी मेरे साथ नहीं जा सकता, और इस बात की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूं। बस मेरी आज्ञा का पालन करो। तैयार रहो, राजवैद्य को सूचित करो और सारी औषधियां तैयार रखो। महाराज जब सुबह बाहर आएंगे तो उनकी हालत बहुत कमजोर होगी, हमें यहीं मुस्तैद खड़ा रहना होगा। जो आज्ञा मंत्री जी, मैं अभी जाकर राजवैद्य और बाकी व्यवस्था करता हूँ। पूरी रात राजा उस अंधेरे पश्चिमी हिस्से में बिताते हैं। सुबह की पहली किरण फूटते ही राजा चंद्रदेव जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए बाहर आते हैं और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। जल्दी राजवैद्य को बुलाओ। पता नहीं आखिर महाराज वहां क्यों जाते हैं और वहां ऐसा क्या है। देखो तो महाराज की क्या हालत हो गई है, जल्दी इन्हें अंदर ले चलो। हाँ, हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। मुझे जल्दी गांव जाकर सबको बताना होगा। बताओ भोलू, क्या सच में वही हुआ जो गांव के लोग कह रहे थे? क्या तुमने अपनी आंखों से कुछ देखा? हाँ माधव, आज मैंने महाराज को अपनी आंखों से देखा है। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जैसे ही महल से बाहर आए वैसे ही गिर पड़े। गांव के लोग भी पागल हैं। भला आज ऐसी कौन सी रात है जिससे लोग इतना डर रहे हैं? मैं तो पूरी रात बैठकर काम कर रहा था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। क्या मुझसे भी ज्यादा कोई रहस्यमय होगा भला? फिर ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। रघुवीर अपना सामान समेट रहा होता है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति हांफते हुए वहां आता है और अपनी कांपती हथेलियों से टूटे हुए शाही ताले का एक हिस्सा रघुवीर के सामने रख देता है। जल्दी से मुझे ये ताला बना कर दो, बहुत जल्दी, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। बाबा आप शांत हो जाइए, बस थोड़ी देर यहाँ खड़े रहिए, मैं अभी बना देता हूँ। रघुवीर जल्दी जल्दी ताला बनाने लगता है। तभी वो व्यक्ति पीछे भागने लगता है। नहीं,
वो आ गया, मुझे जाना होगा। अरे बाबा रुकिए तो, ताला तो लेते जाइए। वो व्यक्ति उसी तेजी से भाग जाता है। तभी रघुवीर उस ताले को उठाकर गौर से देखता है और सन्न रह जाता है। ये निशान, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा सालों पहले उस रहस्यमय आदमी के पुराने ताले पर था। वो भी ऐसे ही हड़बड़ी में उसे मेरे पास छोड़ गया था। आखिर ये माजरा क्या है? तभी रघुवीर पुराने तालों में से एक ताला बाहर निकालता है और दोनों को मिलाते ही वो पूरी तरह से घबरा जाता है। ये क्या, दोनों तालों पर एक ही निशान? ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों मिलकर किसी गुप्त रास्ते का द्वार खोल सकते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति वो साधारण नहीं था, उसकी चाल ढाल किसी शाही सैनिक जैसी थी। आखिर क्या रहस्य है इन तालों का? रघुवीर घबराया हुआ उन तालों को मेज पर रख ही रहा था कि तभी अंधेरे को चीरता हुआ एक सफेद घोड़ा उसकी दुकान के सामने आकर रुक गया। अरे ये सफेद घोड़ा यहाँ इस वक्त क्या कर रहा है? इसके गले पर तो शाही मखमल का कपड़ा बंधा है, आसपास तो कोई है भी नहीं। फिर ये आया कहाँ से? रघुवीर संभल कर घोड़े के पास गया और जैसे ही उसके माथे पर हाथ रखा, घोड़ा स्थिर होकर रघुवीर की आंखों में झांकने लगा। ये घोड़ा मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे कहीं ले जाना चाहता है। शायद कोई अदृश्य ताकत मुझे मेरी मंजिल की तरफ धकेल रही है। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन खाली हाथ नहीं। रघुवीर फुर्ती से अपनी दुकान के अंदर गया और उन दोनों टूटे हुए शाही तालों के हिस्सों को जोड़कर एक ऐसी अनोखी चाबी डालने लगा जो उसने आज तक कभी नहीं बनाई थी। चलो, ये अनोखी चाबी तो बन गई। अब देखते हैं ये घोड़ा मुझे कहाँ लेकर जाता है। रघुवीर उस सफेद घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा तेजी से दौड़ता हुआ राजमहल के उसी पश्चिमी हिस्से के सामने जाकर रुका, जिसका नाम सुनते ही गांव वाले कांप उठते थे। ये तो महल का वही पश्चिमी हिस्सा है, पर यहाँ पर एक भी सैनिक पहरा क्यों नहीं दे रहा? चारों तरफ इतना सन्नाटा क्यों है? अगर ये घोड़ा मुझे यहाँ लाया है तो मुझे अंदर जाकर सच का पता लगाना ही होगा। रघुवीर घोड़े से उतरा और दबे पांव महल के अंदर दाखिल हुआ। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई किसी के चीखने और भयानक गुर्राने की आवाजें आने लगीं। उन आवाजों की गूंज इतनी ताकतवर थी कि महल की दीवारें थरथरा रही थीं। ये कैसी डरावनी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भयानक जीव इस महल की गहराइयों में कैद है। मुझे देखना ही होगा। रघुवीर आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। तभी एक दीवार के पीछे उसे जमीन के नीचे जाता हुआ एक गुप्त रास्ता दिखा। वो बिना डरे सीढ़ियां उतरकर तहखाने की सबसे निचली मंजिल पर पहुंच गया। वहां का नजारा देख उसके होश उड़ गए। सामने एक विशाल गाय, डरावनी आकृति वाला आदमी भारी जंजीरों से जकड़ा हुआ था। हे भगवान, इतना विशाल शरीर! ये कोई इंसान नहीं लग रहा, ये कोई अलौकिक जीव लगता है। ये क्या बला है? आखिरकार चाबीकार का बेटा लौट ही आया। मैं जानता था कि तू यहाँ जरूर आएगा। तेरा रिश्ता तुझे यहाँ तक ले आया। तुम इंसानों की तरह बात कर रहे हो? और तुम्हें मेरे पिता के बारे में कैसे पता? मैंने तो कभी किसी को नहीं बताया कि मेरे पिता भी यही काम करते थे। कौन हो तुम? और तुम्हारी ये हालत, तुम इतने भयानक क्यों हो? तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे इतनी आसानी से सब बता दूंगा? तू अपनी मर्जी से यहाँ आया तो है, पर यहाँ से वापस कभी नहीं जा सकता। देखो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मुझे जाने दो। रघुवीर तेजी से पलटा, लेकिन तभी वीर केतु की आंखों से एक भयानक लाल रोशनी निकली और रघुवीर किसी अदृश्य खिंचाव से घिसटता हुआ सीधा उसकी जंजीरों के पास आ गिरा। नहीं, ये क्या जादू है? मुझे छोड़ दो, मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ। गलती नहीं रघुवीर, ये नियति है। तू ही इस राजमहल के गुप्त ताले बनाने वाले खानदान का आखिरी चिराग है। सालों पहले मुझे इस काल कोठरी में कैद करने वाले और इन जंजीरों के ताले बनाने वाले तेरे पिता ही थे। उन्होंने इसे इतना मजबूत बनाया कि मैं सदियों तक हिल ना सका। मेरे पिता? पर वो तो एक हादसे में स्वर्ग पधार गए थे। माँ ने तो यही कहा था। हादसे में नहीं, धोखे से। राजा ने उन्हें हमेशा के लिए गायब करवा दिया, क्योंकि वो इस राजवंश के ऐसे राज जान चुके थे जिन्हें दफन रहना चाहिए था। इसका मतलब मेरे पिता के साथ बहुत गलत हुआ था। रघुवीर, रुक जाओ।
तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहां से, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। महाराज, मैंने वीर केतु की बातें सुनी है। अगर इसने कोई गुनाह नहीं किया तो आपने इसे इस तरह कैद क्यों रखा है? क्या मेरे चाचा की मौत का कारण भी यही रहस्य है? ये सच नहीं जान पा रहा है रघुवीर। यह वीर केतु कोई निर्दोष कैदी नहीं है। ये वो राक्षस है जिसने अमर होने के लिए भयानक तांत्रिक अनुष्ठान किए और कई निर्दोष लोगों की जान गई। इसे बंद रखना मेरी मजबूरी है, वरना ये पूरे सूर्यगढ़ को तबाह कर देगा। मासूम राजा, झूठ बोलना तो तेरे स्वभाव में है। असली राक्षस मैं नहीं, बल्कि तेरा ये राजवंश है। रघुवीर, देख अपनी आंखों से कि इस महल की नींव किन कुर्बानी पर टिकी है। वीर केतु की आंखों में एक मंजर घूमने लगता है। वीर केतु कभी सूर्यगढ़ का सबसे न्यायप्रिय राजकुमार था, जो हमेशा गरीबों की मदद करता था। वो स्वभाव से बहुत ही नेक थे। एक दिन राजकुमार वीर केतु राजमहल के बाहर खड़े होते हैं। तभी वहाँ सेनापति आ जाता है। राजकुमार, आप कई दिनों से इन गरीबों को इस तरह धन बांट रहे हैं, लेकिन लगातार ऐसे राजकोष से धन लुटाना ठीक नहीं है। अब आपको रुक जाना चाहिए। मंत्री जी, ये सारा धन हमारी ही गरीब प्रजा का है। उनका धन उन्हीं को वापस देने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप नाहक ही परेशान हो रहे हैं। पर हमें राजकोष को भी तो देखना पड़ेगा राजकुमार। मुझे ये धन वितरण करने में बहुत ही अच्छा लगता है और आत्मसंतोष मिलता है। आप जाइए और कल की तैयारी करिए। हमें और भी गरीब दुखियों को धन बांटना है। राजकुमार वीर केतु वहाँ से मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। सेनापति उन्हें जाते हुए गुस्से से देखता रहता है। नहीं, ये सब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुझे ये बात अभी जाकर छोटे राजकुमार अविनाश को बतानी ही होगी। सेनापति वहाँ से तुरंत निकलता है और राजमहल के उस कक्ष में जाता है जहाँ राजकुमार अविनाश गुस्से में आग बबूला होकर बैठा रहता है। राजकुमार, जैसा आपने कहा था, मैंने राजकुमार वीर केतु को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो हमारी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो अपनी मर्जी ही कर रहे हैं। बस बहुत हो गया। वो इस राज्य का राजा बनने वाला है और मैं एक मामूली सा राजकुमार बनकर रह गया हूँ। मुझे ये राजगद्दी हर हाल में चाहिए और प्यार से तो वो इसे देने वाला नहीं है। इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। अब आखिर क्या करने वाले हैं राजकुमार? बस देखते जाइए सेनापति, अब आगे क्या होता है। इतना कहकर राजकुमार अविनाश राजमहल से निकलकर घने जंगलों के बीच एक पुरानी झोपड़ी में पहुंचता है, जहां एक तांत्रिक बैठा होता है। और राजकुमार अविनाश, मैं जानता था कि तुम मेरे पास जरूर आओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही इस बारे में आगाह कर दिया था। हाँ गुरुदेव, आपने पहले ही कहा था कि मेरा अपना भाई मुझे एक मामूली राजकुमार बनाकर रख देगा, और आज मैं वाकई वही मामूली राजकुमार बनकर रह गया हूँ। मुझे इस राज्य पर राज करना है और इसके लिए मुझे वो सारी शक्तियां चाहिए। हाँ राजकुमार, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। बताओ, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं अपने भाई को एक ऐसा शरीर और ऐसा भयानक रूप देना चाहता हूँ जिससे कि जो प्रजा आज उसे इतना प्रेम करती है, उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहती है, वही प्रजा उसे देखते ही नफरत करने लगे और उससे दूर भागे। फिर ये काम तो हो जाएगा राजकुमार, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ बैठकर यहाँ एक गुप्त और कठिन अनुष्ठान करना होगा। तभी उस अनुष्ठान के प्रभाव से हम राजकुमार वीर केतु को वो सजा दे पाएंगे जो तुम सोच रहे हो। ठीक है, मैं इस अनुष्ठान को करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। ऐसे ही समय बीतता जाता है और दिन निकल आता है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार वीर केतु का शरीर अचानक धीरे धीरे बड़ा और विकृत होने लगता है। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर, मेरा सर इतना बड़ा क्यों हो रहा है? मंत्री जी, सेनापति, कहाँ हो सब? कोई आओ और देखो, मेरे साथ ये क्या अनर्थ हो रहा है। राजकुमार वीर केतु देखते ही देखते एक बहुत ही भयानक और विशाल काय राक्षस के रूप में बदल जाता है। ये क्या अनर्थ हो गया? राजकुमार वीर केतु राक्षस बन गए, राक्षस बन गए। अरे, ये तो बहुत ही भयानक रूप है। मुझे जल्दी से यहाँ का दरवाजा बंद कर देना चाहिए, सबके लिए खतरा बन जाएंगे। सेनापति वहाँ से तेजी से भागने लगता है। तभी वहाँ राजकुमार अविनाश पहुँच जाते हैं। क्या हुआ सेनापति, तुम इस तरह घबरा क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? राजकुमार गजब हो गया। राजकुमार वीर केतु का शरीर अचानक बहुत ही भयानक और राक्षसी रूप में बदल गया है। वो अब इंसान नहीं रहे। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हमारे गुरुदेव ने कहा था कि मेरा भाई एक दिन ऐसा भयानक रूप ले लेगा। तो अब क्या करें राजकुमार?
हमें कुछ करना होगा। ये तो बहुत ही बुरी खबर है। पूरी प्रजा उन्हें अपना महाराज मानती है, लेकिन अब वो एक राक्षस हैं। तुम एक काम करो, अभी इसी वक्त पूरे राज्य में जाकर ये घोषणा कर दो कि राजकुमार वीरकेतु अब सामान्य नहीं रहे। उन्होंने एक भयानक रूप ले लिया है जो पाप कर्मों की वजह से हुआ है, और अब इस राज्य का नया राजा मैं हूं। जो आज्ञा राजकुमार, मैं अभी जाकर पूरे राज्य में यह घोषणा करवा देता हूं। ये खबर सुनते ही सूर्यगढ़ के लोग वीरकेतु से घृणा करने लगते हैं। वहीं दूर खड़ा बंसी ये सब सुन लेता है। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं राजमहल में काम करता हूँ, वहाँ के सारे ताले बनाता हूँ। राजकुमार वीरकेतु इतने नेक है, उनका ऐसा रूप कैसे हो सकता है? मुझे खुद जाकर इस सच का पता करना होगा। बंसी रात होते ही चोरी छुपे राजकुमार वीरकेतु के कक्ष में पहुंच जाता है। राजकुमार वीरकेतु, ये आपकी क्या हालत हो गई है? ये सब कैसे हुआ? इतना भयानक चेहरा और इतना भयानक रूप। चले जाओ यहां से बंसी। अगर तुम मेरे पास रहे तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा। चले जाओ। नहीं राजकुमार, मुझे पता है कि आपके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। मैं आपको इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। तभी अचानक वहां राजकुमार अविनाश हाथ में जलती हुई मशाल लेकर आ जाता है। तुम जानना चाहते हो बंसी कि इसके साथ क्या हुआ है? तो सुनो। क्योंकि मुझे इस राज्य का राजा बनना था, इसलिए ये सब मैंने किया है। अब कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया राजकुमार। चुप हो जाओ बंसी। वीरकेतु, तुम्हें बहुत जल्द मैं यहां से हमेशा के लिए हटाने वाला हूं, ताकि किसी को पता ना चले कि ये सब मेरा किया धरा है। अविनाश, तुमने अपने ही भाई के साथ ऐसा किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वीरकेतु जैसे ही आगे बढ़कर अविनाश पर हमला करने वाला होता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ये देखो, जैसे ये भभूत डालूंगा तुम वहीं गिर जाओगे। अविनाश अपनी जेब से तांत्रिक की दी हुई भभूत निकालता है और वीरकेतु के ऊपर छिड़क देता है। तभी वीरकेतु जमीन पर गिर पड़ता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते वीरकेतु, क्योंकि तुम्हारी ये पूरी ताकत अब मेरी मुट्ठी में कैद है। अब इस राज्य का भाग्य मैं लिखूंगा और तुम बस यहाँ पड़े तमाशा देखोगे। मैं सबको सच बता दूंगा राजकुमार। बंसी, तुम भी चले जाओ यहां से, दोबारा दिखाई मत देना। और अगर किसी को बताया तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब जाओ यहां से। बंसी और अविनाश वहां से चले जाते हैं और वीरकेतु की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। नहीं, मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मुझे किसी भी तरह राजकुमार वीरकेतु को सुरक्षा देनी ही होगी। फिर बंसी अपने घर के अंधेरे कोने में रखे एक पुराने संदूक से वो धूल भरी किताब निकालता है। मिल गया, आखिर मुझे रास्ता मिल ही गया। अगर मैं अपनी पूरी कारीगरी और गुरुजी के बताए इन मंत्रों को मिला दूं, तो ऐसा कवच तैयार हो सकता है जिसे कोई काली शक्ति नहीं भेद पाएगी। बंसी पूरी रात जागकर एक बहुत ही विशेष और अभिमंत्रित ताला तैयार करता है और वो ताला लेकर बंसी उस अंधेरे कक्ष के पास पहुंचता है जहां वीरकेतु बंद था। राजकुमार वीरकेतु, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं बंसी हूं। चले जाओ बंसी। नहीं राजकुमार, मैं आपको इस हाल में छोड़ने नहीं आया। मुझे वो वक्त याद है जब आपने मेरे परिवार की मदद की थी, इसलिए मैं ये खुफिया ताला लाया हूँ। ये साधारण लोहा नहीं है, इसे मैंने अभिमंत्रित किया है। ये आपकी रक्षा करेगा और अविनाश की काली शक्तियों को आप तक पहुंचने से रोकेगा। बस एक बार मुझे इसे आपके जंजीरों में लगा देने दीजिए। बंसी अभी वहां से जाने ही वाला था कि तभी राजकुमार अविनाश वहां आ धमकता है। बंसी, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? एक मामूली कारीगर की इतनी मजाल कि मेरे कैदी के पास आए। राजकुमार अविनाश, मैं जानता हूँ कि ये सब आपका ही किया धरा है। मैंने एक ऐसा अदृश्य और अभिमंत्रित ताला बनाया है जो आपकी पहुंच से बाहर है। आप चाहकर भी अब राजकुमार वीरकेतु को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तू मुझे नहीं रोक सकता। अब देख मैं क्या करता हूँ। अविनाश जैसे ही वीरकेतु को मारने के लिए झपटता है, उसे एक बहुत तेज बिजली का झटका लगता है और वो दूर जा गिर पड़ता है। देखा आपने, ये मेरी सच्चाई और मेरे हुनर की शक्ति है।
अब आपका कोई भी वार इन पर काम नहीं करेगा। ओह, तुमने इसे तो बचा लिया, लेकिन मैं इसे आजाद नहीं रहने दूंगा। सेनापति, अभी के अभी इसे ले जाकर राजमहल के पश्चिमी हिस्से में कैद कर दो। इसे ऐसी जगह डालो जहां से ये कभी बाहर ना आ सके। और इस बंसी ने जो हिमाकत की है, इसकी भारी कीमत इसे चुकानी पड़ेगी। अविनाश फिर से वही जादुई भभूत वीर केतु के ऊपर छिड़क देता है, जिससे वो मूर्छित होकर गिर पड़ता है। सैनिक बंसी को ले जाते हैं। अब मुझे समझ आया, मेरे पिता ने हार नहीं मानी थी, इसलिए उन्होंने एक ऐसा ताला बनाया था जो सही इंसान आने तक वीर केतु को सुरक्षित और जिंदा रखे। वे जानते थे कि एक दिन कोई ना कोई इस अन्याय को खत्म करने जरूर आएगा। तुमने बिल्कुल सही सोचा रघुवीर। सदियों से मैं इसी इंतजार में था कि उस महान चाबीगर का आखिरी वंश कब यहाँ लौटेगा। देखो रघुवीर, तुम्हें सारा सच पता चल गया है, पर मेरी बात मानो, तुम ये बात किसी को मत बताना। अगर ये काला इतिहास सबके सामने आ गया तो मेरे राजवंश की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, दुनिया हम पर थूकेगी। इज्जत? महाराज, आपके पूर्वजों ने जो पाप किया उसकी सजा ये राजकुमार वीर केतु इस भयानक रूप में इतने वर्षों से भोग रहे हैं। क्या आपको इनकी तरफ नहीं दिखती? मैं ये अन्याय सबको बता दूंगा। रुको, देखो रघुवीर, मैं तुम्हें धन दौलत सोना चांदी जो चाहिए वो देने के लिए तैयार हूं। बस तुम ये राज यहीं दफन कर दो। ये बात इस राजमहल की दीवारों से बाहर नहीं जानी चाहिए। मुंह मांगी कीमत मिलेगी तुम्हें। नहीं, मुझे आपकी धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए महाराज। आज मुझे गर्व है कि मैं बंसी चाबीगर का बेटा हूं और हमेशा यही सीख दी कि गरीबों और मजलूमों की मदद करनी चाहिए। फिर वो सोचते हुए बोलता है, लेकिन महाराज, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। आप तो इस राज्य के राजा हैं, फिर आप हर रात यहां चोरी छिपे क्यों आते हैं, और वो भी इस घायल अवस्था में? आपके शरीर पर ये घाव कैसे? आखिर क्या राज है जो आप छिपा रहे हैं? मैं हर रात यहाँ चोरी छिपे इसलिए आता हूँ रघुवीर, ताकि इस भयानक जीव के लिए भोजन और फल ला सकूं और इसका क्रोध शांत रहे। अगर इसे समय पर तृप्त ना किया जाए तो इसका क्रोध इस तहखाने की दीवारों को ढहा देगा। इसे कैद रखना मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर ये बाहर आया तो तबाही मच जाएगी। पर यह मत समझो कि मैं इसे आजाद करना चाहता हूं। राजा चंद्रदेव फिर रघुवीर का हाथ पकड़कर उसे कक्ष से बाहर ले आता है। रघुवीर, मेरी बात सुनो। हमें किसी भी तरह इस संकट को खत्म करना होगा। मेरे पूर्वजों ने जो भूल की उसकी सजा आज मेरा पूरा राज्य क्यों भुगते? अगर वीर केतु का क्रोध फूटा तो यहां कुछ नहीं बचेगा। फिर राजा चंद्रदेव रहस्यमयी ग्रंथ निकालकर रघुवीर के हाथों में रख देता है। देखो, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि इसी ग्रंथ में वीर केतु के कष्टों का अंत छिपा है। वो खुद भी इस राक्षसी शरीर में बहुत बड़े कष्ट में है। उसे मुक्ति दे दो रघुवीर, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और मेरे राज्य पर मंडरा रहा ये काला साया हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अगर इस ग्रंथ में कोई समाधान है तो मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा महाराज। रघुवीर बड़ी सावधानी से उस पुराने ग्रंथ के जीर्ण शीर्ण पन्नों को पलटने लगता है। ये क्या? यहां तो लिखा है कि वीर केतु को मारने से श्राप खत्म नहीं होगा, बल्कि अगर वीर केतु के प्राण लिए गए पूरा सूर्यगढ़ नष्ट हो जाएगा। इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, चाबीगर वंश का वो हुनर जो पीढ़ियों से चले आ रहे रिश्तों से आगे बढ़ता है। तुम उस बंसी के असली उत्तराधिकारी हो? हाँ महाराज, और अब मेरे पास आपके झूठे राजवंश से भी ज्यादा ताकतवर सच है। तभी अचानक पूरा तहखाना किसी भूकंप की तरह कांपने लगता है। नहीं, वीर केतु का राक्षसी रूप पूरी तरह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। अगर मैंने अब एक पल की भी देरी की तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सूर्यगढ़ का नामो निशान मिट जाएगा। रघुवीर बिना वक्त गंवाए अपने चाचा की बनाई वो अधूरी चाबी निकालता है और ताला खुलते ही एक तेज रोशनी फैलती है और वीर केतु इंसानी रूप में आ जाता है। रघुवीर, पास आओ, मेरे पास समय बहुत कम है। राजकुमार, मैं आपके साथ हुए इस अन्याय को अब और नहीं होने दूंगा। रघुवीर, याद रखना, असली श्राप वो तंत्र मंत्र नहीं था। असली श्राप तो ये लालच, अपनों के साथ धोखा और इस गद्दी की भूख थी। इसी भूख ने इस पूरे राज्यवंश को भीतर से राक्षस बना दिया। इतना कहकर राजकुमार वीर केतु स्वर्ग पधार गए। मुझे माफ कर दो रघुवीर। मेरे दादाजी की उस भयानक गलती की सजा
आज हम सबको और इस निर्दोष राजकुमार को भुगतनी पड़ी। राजा चंद्रदेव रोने लगते हैं। उसी दिन से राज्य का सारा श्राप भी खत्म हो जाता है।